नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यदि आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, आपको क्लास का अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अभी जैसे कि तरना पब्लिकेशन का ऐप जो है वो भी लॉन्च हो चुका है, तो आप प्ले स्टोर से तरना पब्लिकेशन के नाम से ऐप जो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आर्मी से रिलेटेड बहुत सारे फ्री नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप देर मत करिए, जल्दी से डाउनलोड कीजिए और अपना जो भी नॉलेज है उसको बढ़ाइए, अपडेट कीजिए। आपको सब नोटिफिकेशंस वहाँ पे रेगुलर मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी जैसा कि हम आर्मी टेक्निकल, आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, उन सब के टेस्ट पेपर मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो उसमें फर्स्ट सेक्शन एज यूजुअल आपका जनरल जीके का होता है, तो वही उसका फर्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कोचीन में, मुंबई में, चेन्नई में और गोवा में। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो आपका गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 20 सितंबर को, 26 सितंबर को या 22 सितंबर को। तो जो ओजोन दिवस है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? बताइए, पुस्तकालय था, अध्यापक का नाम था, छात्रावास था या विषय था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो रत्न सागर था वो आपकी एक लाइब्रेरी थी, वो एक पुस्तकालय था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 31 मार्च को, 13 मार्च को, 23 मार्च को या 30 मार्च को। तो जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वो शहीद दिवस के रूप में हर साल जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोलता है कि हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, कांचीपुरम में या नालंदा में। तो हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ जो है वो आपका नालंदा में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, सिम सिमोगा में, लखनऊ में, फैजाबाद में या शिमला में। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला के बेमलोई में है। किस में है? शिमला के बेमलोई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध पुस्तक डिजिटल इकोनॉमी के लेखक है जॉन अब्राहम, जेनिक्स तिमूर, राय अब्राहम, डोनाल्ड टेप स्कॉट। तो जो प्रसिद्ध पुस्तक डिजिटल इकोनॉमी के जो लेखक है वो है आपके डोनाल्ड टेप स्कॉट। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, जयदेव ने, मीराबाई ने या कालिदास ने। तो प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद जो है वो आपकी जयदेव ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट नोट जस्ट एन अकाउंट पुस्तक के किसने लिखी थी? बताइए, विनोद रॉय ने, शोभा डे ने, के नटवर सिंह ने या संजय बारू ने। तो नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट जो आपकी बुक है वो आपकी विनोद रॉय ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जीके का आपका लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? बीजी तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को या राजा राम मोहन राय को। तो भारतीय नव जागरण का जो जनक है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। अब देखिए सेकंड सेक्शन आपका आता है भौतिक विज्ञान का, ठीक है। तो वो भी ध्यान से करिएगा। दूरस्थ वस्तु को खगोलीय दूरदर्शी द्वारा देखने पर इसका प्रतिबिंब होता है। बताइए, इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, विकृत होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूरस्थ वस्तु को खगोलीय दूरदर्शी द्वारा देखने पर इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय तीव्र क्षेत्र की तीव्रता एमकेएस इकाई होती है। बताइए, एम्पियर में, एम्पियर मीटर में, एम्पियर स्क्वायर मीटर में या कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एमकेएस इकाई में, एम्पियर स्क्वायर मीटर में होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित तरंगों की आवृत्ति है, बताइए 10, 100 और 10 मेगा हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज या 100 मेगा हर्ट्ज, बताइए कौन सी होती है। तो इसका आंसर जो है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित तरंगों की जो आवृत्ति है वो आपकी हो जाएगी 10 मेगा हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं ना कि फुसफुसाते हैं या चिल्लाते हैं, नॉर्मल बात करते हैं तो कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, 5, 10, 30 और 100। तो जब बात करते हैं तो नॉर्मल 30 से 60 डिग्री तक, 30 से 60 डेसिबल तक जो ध्वनि है वो क्या करती है, डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक कमानी पर एक भार लटका है, यदि कमानी में धारा प्रवाहित हो तो कमानी की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, कमानी संकुचित हो जाएगी, कमानी दोलन करेगी, कमानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बताइए। तो कमानी क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 15 आपका करेक्ट, सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की सतह के निकट चक्कर लगा रहे उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी की सतह के निकट चक्कर लगा रहे उपग्रह का जो कक्षीय वेग है वो लगभग कितना होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, चंद्रमा पर पलायन वेग लगभग 18.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है या 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो चंद्रमा पर जो पलायन का वेग है वो कितना होता है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसको खींचकर इसकी लंबाई को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना डबल कर दिया जाता है। तो इस नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम या 2 ओम, क्या होगा। तो इस नए तार का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, डबल कर देंगे तो 4 4 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है, जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती हैं तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में खून बहुत तेज गति से बहता है, बहुत तेज दाब पर बहता है, बहुत धीमी गति से बहता है, बहुत धीमे दाब पर बहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती हैं तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में खून का जो दाब है वो बहुत तेजी से बहता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अगर बहुत फास्ट होता है तो वो भी सही नहीं होता, और अगर कम होता है तो वो भी सही नहीं होता। वो भी एक नॉर्मल प्रोसेस से चलता रहे, वही एक जो ह्यूमन, एक मनुष्य की बॉडी के लिए सही रहता है। सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति से दूर निर्देशित होता है। विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति से दूर निर्देशित होता है। तो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंध है, परासरण से, प्रतीप परासरण से, तरल का पृष्ठ तनाव बढ़ना, तरल का पृष्ठ तनाव घटना। तो कच्चा आम जो है वो सिकुड़ जाता है जब लवण में जल में उनका अचार बनाया जाता है। तो यह परिघटना जो है वो किससे रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 1 परासरण से। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, भूगर्भ ताप। तो ऊर्जा के जो नवीकरण के स्रोत हैं इसमें तो एक है भूगर्भ ताप, तो लेकिन और इसके क्या स्रोत हैं, शोर ताप, ठीक है, जलीय पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ये सब भी क्या है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो ये भी क्या है आपके ऊर्जा के नवीकरण के स्रोत हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिसमें वस्तु का 5 गुना बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की दर्पण से दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, प्रेरक, डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, बिजली की मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिजली की मोटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजली की मोटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन आपका इसका, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करती है, पत्थर स्पर्श रेखीगत उड़ जाता है, पत्थर भीतर की ओर त्रिज्यत गति करता है, पत्थर बाहर की ओर त्रिज्यत गति करता है, बताइए। तो पत्थर जो है वो स्पष्टतः क्या हो जाता है, रेखिकतः उड़ जाता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को जब तेजी से ऐसे देखो, कोई पत्थर उसके डोरी के बांध दिया जाता है और उसको ऐसे रोल रोल करते हैं, सर्किल तो ऐसे घुमाते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक कोने से दूसरे कोने में जाके पड़ता है, यदि वो डोरी छूट जाती है तो, है ना। तो मतलब वो क्या होता है, वो पत्थर उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका मैथ का सेक्शन आता है। देखिए हम मैथ का सेक्शन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 26। देखो 50 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 15√3 मीटर है, तो सूर्य का 49 कोण कौन सा होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या बोला है, देखो यहाँ बताती हूँ मैं आपको। इस तरह से है, इसको ले लिया आपने ए, बी और सी। तो आपको कौन सा कोण पूछा है, 50 मीटर ऊंचे वृक्ष, मतलब ये इसकी ऊंचाई हो गई, छाया मतलब बेस, ये क्या हो गया 50√3 मीटर इसका बेस हो गया, और ये वाला आपको 49 कोण पूछा है, सूर्य का 49 कोण, ये आपको बताना है कितना होगा। तो देखो आपको पता है tan थीटा इजिकल टू आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 50 और बेस कितना है 50√3। 50 से 50 गया 1√3, ये क्या आ गया आपका 1√3। 1√3 जो है वो tan थीटा में किसका होता है 30 का, तो थीटा आपका क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो 49 कोण उसका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। एकदम शॉर्ट में स्वीटली करना है तो आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक विद्यालय में 15,376 छात्रों को इस प्रकार बैठाया जाता है ताकि पंक्तियों की संख्या उतनी ही जितनी प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या हो। तो इस ऐसे में क्या करोगे आप, मतलब 15,376 को बिठाया जाता है, तो हम क्या करेंगे कि पंक्ति भी उतनी हो, ठीक है, जितनी छात्र हैं उतनी पंक्ति हैं, तो हम क्या करेंगे इसका रूट निकालेंगे। तो रूट निकालने से हमें पता चल जाएगा कि उतनी पंक्ति हैं और उतने ही छात्र हैं, ठीक है। तो देखो 6 जो है, मैं शॉर्ट तरीका बताती हूँ, 6 जो है वो यूनिट डिजिट किसका होता है, इकाई अंक। देखो 4 जा 16 और 6 जा 36, तो या तो लास्ट में आपके 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। अब देखो 153 जो है वो किन किन के बीच में आता है, तो 153 आपके 12 के, 144 और 13 के। तो अब इसमें तो हमेशा क्या आता है 12 छोटा वाला लिया जाता है। अब ये डिसाइड करना है तो 153 144 के नज़दीक है या 169 के, दोनों में से किस में डिफरेंस कम है। तो 144 इसमें 9 का डिफरेंस है और ये आपका हो जाएगा 16 का डिफरेंस, ठीक है। कौन सा डिफरेंस कम है 144 वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
4, तो 124 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जितनी की प्रत्येक पंक्ति में 124 तो पंक्तियां और 124 ही छात्र बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 160 रुपए में 20 वस्तुओं के विक्रय पर एक व्यक्ति को 20% हानि उठानी पड़ती है। 240 में कितनी वस्तुओं की बिक्री करनी चाहिए ताकि 20% प्रॉफिट जो है लाभ प्राप्त किया जा सके। तो देखो 160 रुपए में वो क्या कर रहा है, 160 रुपए में कितनी वस्तुएं, 20 वस्तुएं। ठीक है, तो कितने, देखो 160 रुपए में ये कितने के बराबर है, 20% का हानि हो रहा है, कितने के बराबर, कितनी वस्तु, 20 वस्तु। हम बिल्कुल शॉर्टली करेंगे यहाँ पे। अब आपको कितने में बेचना है, 240 में बेचना है, जिसमें आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 120 का। इससे आपकी सीधी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये आपने 0 से 0 कट किया, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 0 से 0 कट किया, 2 से 2 किया, और 12 2 ज़ा 24 20। तो आपकी वस्तुएं, अगर आपका 20% का प्रॉफिट भी होता है, 240 में बेचे जाती है, तो भी कितनी क्वांटिटी है, 20 क्वांटिटी दी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। बताइए 6,535 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों बाद कितना सरल ब्याज होगा। तो देखिए ये आपको सीधा इंटरेस्ट निकालना है, 6535 इंटू 10% और कितने का, 6 ईयर्स का। ठीक है, तो 0 से 0 गया, अब 5 से कट कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 0, 5 7 ज़ा 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो मल्टीप्लाई कर दो किससे, अब इसको कट कर दो, 2 तिया 6, तो ये 13 3 ज़ा कितना हो गया, 39, और 7 3 ज़ा 21, तो 39 21 ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। देखो किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60% कम में बेचा होता तो उसे 32% का क्या होता, लाभ होता। तो घोड़े का मूल्य बताइए। अब देखिए किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, मतलब उसने कितने में बेचा, 115 में बेचा। ठीक है, 100 रुपए की चीज़ है, उसने 115 में बेचा, उसे 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, यदि उसने कितने में, 75 में खरीदा तथा 60 रुपये कम में उसने बेचा। ठीक है, तो 60 रुपये कम में बेचा तो उसे 32% का प्रॉफिट हुआ, मतलब इतने में खरीदा था उसने, तो इस पे उसको कितना हुआ, 32% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 132%। ठीक है, तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100। अब 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, मतलब उसकी वैल्यू उसको कितनी मिली, 75 में बेच के उसको 99 रुपये में खरीद के 99 में उसने बेची। ठीक है, अब उसने कितने में बेची, 115 में बेची। यहाँ पे अगर कंडीशन होती तो ये कितने में बेचता, 99 में। तो ये 15 और 99 के बीच का जो डिफरेंस है, 115 और 99 के बीच का, ये कौन सा डिफरेंस है, 60 रुपये। तो ये 60 रुपये कितने के बराबर हो जाएंगे, 115 माइनस 99 मतलब 16, 16% के बराबर हो गया। आपको क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये कट कर दो आप, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 60। अब इसको कट कर दो, कितना, 25। अब देखिए 25, तो 25 10 जा कितना हो जाएगा, 250, और 125 ऐड कर लो, क्योंकि 25 5 जा कितना होता है, 120, तो 5 5 2 7 और 3, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो घोड़े की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, परचेज प्राइस 375। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि log 8m प्लस log 8 1/6 इज इक्वल टू 2/3 है तो m की वैल्यू बताइए। ठीक है,
ठीक है, तो देखो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, देखो log 8, हमें पता है जब हमारा बेस समान हो और तब उसकी कोई पावर मल्टीप्लाई में हो, प्लस में हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमारी बेस 8 इक्वल है, ठीक है, तो m इंटू 1/6 इज इक्वल टू 2/3, ये बात हमें पता है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 8 ये आ गया। अब हम पावर क्या कर देंगे, चेंज, इस तरह से हम जो है वो पावर को क्या कर सकते हैं, चेंज। तो 8 2 की पावर 3 इधर आ जाएगा क्योंकि हमारा बेस क्या है, समान। अब देखो, और m/6 हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है। अब देखो 8 को सोल्व करेंगे तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब, और हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 2/3, 3 से 3 गया, ये आपके पास क्या आया, 4 इज इक्वल टू m/6। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 4 जा 24, तो m की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 24, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका क्या बोला जाता है, देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है तथा उसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, तो उसका परिमाप बताइए, ठीक है। तो आपको पता है आयत का जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या होता है, L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल आपका क्या है, 2400, भुजाएं आपकी क्या है, 3:2, मतलब 3x इंटू 2x, ठीक है। अब ये आपका क्या, 2400 इज इक्वल टू 3 दूनी 6x की स्क्वायर, तो 6 चौके 24, 400 इज इक्वल टू x की स्क्वायर, x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 20 मीटर। तो उसका आपको क्या बताना है, परिमाप बताना है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। 2 इंटू एल आपका क्या हो गया, 2 3 जा 60, प्लस बी क्या हो गया, 2 2 जा 40, ये क्या हो गया 100, तो 100 2 जा कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखो यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो परिवर्तन में पहले गोले की त्रिज्या, आपको गोले की त्रिज्या बतानी है। तो गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की क्या हुई है, रेडियस के अंदर वृद्धि हुई है। तो पहले की हमने क्या मान ली, जो पहला गोला है, पहले गोले की हमने आर ले ली, जो रेडियस है वो आर सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। और दूसरे गोले की जो आर रेडियस है वो हमने क्या ले ली, उसमें 2 की वृद्धि हुई है, तो आर प्लस 2 ले ली, ठीक है। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर करेंगे, तो अंतर करेंगे तो 4 पाई आर की स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही लगेगा, -4 पाई आर की स्क्वायर, इसमें आर चेंज हो जाएंगी, वो हमें क्या दे रखा है, 352 352, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे करेंगे 4 पाई तो कॉमन आ गया आ गया, अब आर बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाएंगे, तो बड़ी वाली हमारी आर कौन सी है, आर प्लस 2 की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर, ये आ जाएगा 352, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इसको ओपन कर दो, a प्लस बी की होल स्क्वायर लग गया, तो a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, सॉरी बी की स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और प्लस 2ab, तो 2 2 दूनी 4 आर माइनस आर की स्क्वायर इज इक्वल टू 352। अब देखो यहाँ पे हमने कट किया 22 से 352 को कट कर दो, तो 352 को कट किया तो 22 एकम 22 बच गया, यहाँ पे आपके कितना 13 132, तो 22 6 जा 132, ठीक है। अब 4 4 जा क्या हो जाएगा 16,
ये आपका माइनस आर की स्क्वायर था, तो आर की स्क्वायर से आर की स्क्वायर कट, ठीक है। अब आपके यहाँ पे क्या बच गया, अब बच गया हमारा ये 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28 और 4 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लिया तो 1 और प्लस क्या आया आर, और ये आपका क्या आया 7 चौके 28 28, अब 4 7 28 इसको, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया 7 माइनस 1 6, तो r की वैल्यू क्या हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया कि r की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू आप लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखो किसी द्विघात समीकरण 2x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 3 बीटा तथा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा मूलों वाली समीकरण होगी। तो अब आपको क्या बतानी है, अल्फा बीटा दो क्या दिए हैं, मूल दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों समीकरण बतानी है। तो हम हमेशा हमारा क्या होता है, देखो हमेशा अल्फा प्लस बीटा ये हमारा क्या होता है, प्लस होता है मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 2, ए क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 2, और ये ऑलरेडी माइनस का तो है ही और ये एक माइनस का और है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है सी अपॉन ए, तो जो ये अचर पद है ये आपका क्या होता है सी इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, ये दो इक्वेशन आ गई आपकी, ओके। अब देखो दिए गए जो आपके मूल हैं, पहले हम क्या करेंगे इन दोनों का योग करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का टोटल करेंगे, तो हम टोटल यहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इनका टोटल मैं सीधा लिख रही हूँ, टोटल 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, मैं इनको ओपन ही कर रही हूँ, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब देखो 3 और 2 5, 5 अल्फा और 5 बीटा, तो हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे और क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 5 अपॉन 2, ये आपके पास क्या आ गया 25 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारी आ गई इक्वेशन 1। अब देखिए अब दूसरी इक्वेशन हम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा में हम इनको क्या करेंगे यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 तिया 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 अल्फा की स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 3 तिया 9, 9 अल्फा बीटा प्लस 3 दूनी 6, 6 बीटा की स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे इसमें, देखो इन दोनों 6 इसमें से कॉमन ले लो, ये आपका क्या आ गया अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर आ गया, और ये 9 और 4 कितना हो गया आपका 13 अल्फा और बीटा, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो अब ये आपका क्या आ गया 13 अल्फा प्लस बीटा, अब आपका ये क्या बन गया ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर हो गया, इसको आप लिख सकते हो ना ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या लगाओगे 6 अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर, ठीक है, अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर, ये क्या था आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर, इसको क्या बना देंगे -2 अल्फा और बीटा, तो ये आपका क्या बन जाएगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 13 अल्फा और बीटा, ठीक है। एक बार थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेंदी है, तो देखिए 6 ये आपका क्या बन गया, ये आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम
अलग से लिख सकते हैं। अब ये देखो 6 दूनी 12, इसको तो सोल्व करना पड़ेगा ना, 6 दूनी 12, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 12 अल्फा प्लस बीटा प्लस 13 अल्फा और बीटा। ठीक है, अब देखो 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जो स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा आपकी वैल्यू क्या है 5/2, तो ये क्या आ जाएगा 5 की स्क्वायर 25/, क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 25/4। अब देखो 13 अल्फा बीटा में से 12 अल्फा बीटा गया तो कितना बचा, 1 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आपकी 7 प्लस 7/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा प्लस 7/2। अब देखो ये 2 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इसको आप 75, अब एलसीएम लिया, सॉरी 2 आया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 प्लस 7, तो ये कितना आ गया आपका टोटल 75 प्लस 7 82/2, ये आपका क्या आ जाएगा 41। तो अब आपका मूलों का जो समीकरण है वो आपका क्या आ गया, तो वो आप जब इसको लिखोगे तो आप क्या लिखोगे x की स्क्वायर माइनस 25/2x, क्योंकि मूलों का योग कितना है आपका 5/2, और प्लस आपका क्या आ जाएगा 41। ठीक है, अब जब आप इसको सोल्व करेंगे इज इक्वल टू 0, जब आप इसको सोल्व करेंगे x 2x, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x की स्क्वायर माइनस 25x और 41 इंटू 2 कितना हो जाएगा 82, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 35, यदि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू 35 है तथा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो तो 1/x प्लस 1/y का की वैल्यू बताइए। तो देखिए इसमें आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो देखिए ये होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3b स्क्वायर a, यही होता है। अब देखो x की क्यूब प्लस वाई, अब x प्लस वाई की क्यूब, x प्लस वाई आपका क्या है 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 की क्यूब। अब x प्लस वाई की क्यूब आपको क्या दे रखी है 35, अब यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, 3xy हमारा क्या आ गया कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारा क्या बच गया x प्लस वाई बच गया। ठीक है, अब 5 को की क्यूब हमारी क्या आ जाएगी 125। ठीक है, 35 प्लस 3xy और x प्लस वाई आपका क्या है 5, तो यहाँ पे सीधा लिख दो 15xy। अब 125 में से 35 आपने लेस किया कितना है 90 इजिकल टू 15xy, तो 15 6 जा 90, एक्स वाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस वाई आपका क्या है 5 और एक्स वाई हमने अभी निकाला है 6, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 1/x प्लस 1/y की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, दिया गया है क्यूटी परपेंडिकुलर है, देखो ये वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे पी आर पे, इस पे एंगल टी क्यू आर ये वाला एंगल 40 डिग्री आपको दे रखा है और एंगल एस पी आर ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लो टी क्यू आर, किसमें ट्रायंगल टी क्यू आर में। अब देखो टी क्यू आर में तीनों एंगल ले लो, एंगल क्यू प्लस एंगल टी और प्लस एंगल एक्स। अब देखो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, एंगल क्यू आपको दे रखा है 40,
एंगल टी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है पी आर पे, इट मीन्स ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो बचा क्या, एंगल एक्स 180। तो एक्स आपका क्या हो जाएगा, 9 और 4 13, तो 180 में से आप 130 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो एक्स तो आपका 50 डिग्री आ गया। अब सेकंड चीज देखिए, एंगल वाई। तो जब भी देखो इन दोनों एंगल का जो टोटल होगा ना वो आपका क्या आएगा, वाई, क्योंकि कोई भी त्रिभुज के अंदर जो दो अभिमुख, जो अंतः अभिमुख कोण होते हैं उनका योग जो बाह्य कोण होता है, मतलब ये क्या हो गया, एकांतर कोण। तो जो बाह्य कोण होता है उसका बाह्य कोण जो है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब 30 और x का जो योग है वो y के बराबर होता है। तो 30 और x आपके पास आ गया 50 इज इक्वल टू 80। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 80। तो 50 एंगल और 30x y की आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपको नॉर्मल सीधा सा करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी 2 7 12 17 का कौन सा पद 87 है। बताइए, आपको पद बताना है कि 87 नंबर कौन सा पद है। तो हमेशा इसमें पद निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी में an-1 d इज इक्वल टू 87। ये दे रखा है आपको। ए हमेशा क्या होता है, फर्स्ट पद, मतलब 2। एन आपको फाइंड आउट करना है कौन सा पद है। डी हमेशा क्या होता है, डिफरेंस। तो 7 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5। ठीक है। अब देखो n-1 5, 87 में से 2 गए आपके, क्या गए, 85। अब इसको कट कर दो, 5 1 जा 5, 3 35, 5 7 जा 35। तो n-1 आपका क्या गया, 17। n इज इक्वल टू 17 प्लस 1 18। तो 87 कौन सा पद हो गया, 18वां पद हो गया। ठीक है, समझ आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाता है, देखिए, कोस 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो अगर आपको टेबल याद है, कोस 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/2। कोस 30 की आपकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अगर आप देख रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4। दोनों कट जाएंगे और वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाता है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो x और y की वैल्यू तो आपको क्या दे दिए, दो सेट दे दिए। तो मतलब इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम निकालेंगे x - 2 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए y का हम निकालेंगे, y + 5 इज इक्वल टू -4। तो y इज इक्वल टू -4 - 5, y इज इक्वल टू -9। तो आंसर आपका हो जाएगा 3 - 9। कौन सा नंबर आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, मैथ्स का आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसको हम किस तरह से करेंगे। देखो ये बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपने क्या लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया। साइन थीटा ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब आपके ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1
और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन थीटा जो है ये इधर आ जाएगा, -2 साइन थीटा और +1 इजिकल टू 0। अब देखिए ये आपके क्या बन गया, क्या बन गया, ये आपका बन गया साइन थीटा -1 की होल स्क्वायर बन गया ना, a² + b² - 2ab इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर रूट करोगे तो दोनों तरफ से रूट करोगे तो ये 0 आएगा और ये साइन थीटा -1 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा इजिकल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। अब साइन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है 90 की। 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, इसको लिखेंगे हम साइन 4 90 डिग्री प्लस कोस 4 90 डिग्री। ठीक है, तो अब साइन के अंदर 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 की पावर 4 करोगे और 90 की कोस में क्या वैल्यू होती है, 0, 0 की स्क्वायर करोगे तो 1 + 0 इजिकल टू 1। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब आते हैं आपके रसायन विज्ञान के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 41, ओजोन परत में क्षरण का कारण है CFC का प्रयोग, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग, हैलोजन का प्रयोग या इनमें से सभी। तो ओजोन परत में क्षरण का कारण जो है ये हो जाएगा इनमें से सभी। किसी तत्व की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 है, उस तत्व का निकटतम परमाणु भार होगा। तो देखिए परमाणु भार इंटू विशिष्ट भार, विशिष्ट ऊष्मा जो है वो क्या होती है आपकी 6.4। आपको क्या दे रखी है, विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है। तो परमाणु भार इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा 6.4 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 64। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, कठोर स्टील में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, बताइए। 0.1% से 1.5, 0.5% से 2.5%, 0.5% से 1.5 या 1.5% से 4.0। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका एलॉय है, सीसा व एल्यूमिनियम, सीसा एवं एंटीमनी, जस्ता व स्टील या तांबा और सीसा। तो ऑप्शन नंबर 2 सीसा और एंटीमनी। विद्युत का श्रेष्ठ चालक है CU, AU, AG और ZN। तो 45 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि का कारण है नए वृक्ष का निर्माण, नाभिकीय आकर्षण में कमी, परिरक्षण प्रभाव का बढ़ना या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। लेंस परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन का परीक्षण नहीं किया जा सकता, C6N4 5 - NH2 CS3CO NH2 S2N - NH2 S2O CS3NO2। तो 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए लास्ट 3 क्वेश्चंस आपके। अणु सूत्र C4H10O प्रदर्शित करता है श्रृंखला तथा स्थिति समावयवता को, मध्यावयवता को, क्रियात्मक समूह की समावयवता को या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। देखो सबसे तेज अम्ल कौन सा है, बताइए सबसे तेज अम्ल कौन सा है, CS3COOH, CS3CS2COOH, CH2CiCOOH, CS2CiCS2COOH। तो 49 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण क्या है, +2 +3 8/3 या 2/3। तो ऑप्शन नंबर 3 8/3।
ठीक है, तो आज के आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने रॉन्ग। ठीक है।